हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी गांधीवादी युग के बारे में। गांधी जी के बारे में पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो गांधीवादी युग के बारे में आज हम पढ़ेंगे, इस क्लास में डिस्कस करेंगे इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास में, ठीक है। तो गांधीवादी युग को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या दिया गया नंबर है 8894592402 पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। गांधीवादी युग 1990 टू 1947। तो सबसे पहले तो पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी 1869 टू 1948। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कब हुआ था? मोहनदास करमचंद गांधी मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ था, ठीक है। और उनके पिता का नाम या उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट और बाकानेर के दीवान और माता पुतलीबाई। माता पुतलीबाई थी, ठीक है। और गांधी जी का जो विवाह हुआ था 1883 ईस्वी में कस्तूरबा के साथ हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से उनके 4 पुत्र हरिलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास थे। 1890 ईस्वी से 1889 टू 1891 तक उन्होंने क्या किया? तक उन्होंने इंग्लैंड में रहकर कानून की, लॉ की पढ़ाई की। कानून की पढ़ाई की, ठीक है। और 1893 में दक्षिण अफ्रीका के एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी हेतु गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। गांधी जी कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका गए। तो अब बात आएगी कि गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका में थे किस तरह से रहे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी वहां पहुंचते ही दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ किए जाने वाले कटु जो व्यवहार किया जाता था उसका उन्हें अनुभव हुआ। और गांधी जी जब गांधी जी जब डरबन से प्रिटोरिया तक रेलवे द्वारा प्रथम श्रेणी के
डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। तो रास्ते में क्या हुआ? रास्ते में पीटर मेरिट्सबर्ग में एक गोरा उनके डिब्बे में घुसा। और उसने क्या किया? घुसा और उसने स्थानीय पुलिस की सहायता से उन्हें धक्का देकर नीचे उतार दिया। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में किसी भी भारतीय को, चाहे वह कितना ही धनी और प्रतिष्ठित क्यों ना हो, गोरों के साथ यात्रा करने की क्या नहीं थी? अनुमति नहीं थी। और इस घटना ने गांधी जी की जीवन यात्रा को एक नई दिशा दी। दक्षिण अफ्रीका में ही अंग्रेज भारतीयों के प्रति रंग भेद की नीति बरता करते थे। वहां प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेकर जाना बहुत जरूरी था। इसके लिए क्या करना पड़ता था? टैक्स भी देना पड़ता था और इसे हर समय अपने पास भी रखना पड़ता था। तो ये जो थी वहां पे बहुत जरूरी था, रंग भेद की जो नीति थी। ठीक है, तो 1894 में किसकी स्थापना हुई? नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। और 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशन। इसके प्रथम संपादक जो थे कौन थे? मनसुख लाल नजर थे। और 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना। कहां पे? डरबन में। ठीक है, और 1910 को टॉलस्टॉय की स्थापना जोहान्सबर्ग में। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के आंदोलन के कारण दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा 1914 में अधिकांश काले कानूनों को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से जैसे कि गांधी जी जो थे, जैसे अवज्ञा आंदोलन, जिसे गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का नाम दिया गया, और गांधी जी ने 1906 में पहली बार दक्षिण अफ्रीका में जो था प्रयोग किया था, और वहीं उन्हें सत्य के दर्शन का विकास भी हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से गांधी जी की स्वदेश वापसी जो हुई, गांधी जी की स्वदेश वापसी तो गांधी जी 9 जनवरी गांधी जी 9 जनवरी 1950 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए और पूरे 1 वर्ष तक उन्होंने देश का क्या किया? भ्रमण किया और भारतीय जनता की दशा को क्या किया? समझा। फिर उन्होंने 1917 में 1970 में अहमदाबाद के पास साबरमती
के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की? साबरमती आश्रम की स्थापना की, ठीक है। जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले जिन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना, ने गांधी जी को आदर्शित किया था कि भारत में आने के प्रथम वर्ष खुले कान के साथ लेकिन मुंह बंद कर व्यतीत करें। तो इस तरह से गांधी जी के भारतीय राजनीति में प्रवेश के समय ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध में फंसी हुई थी 1914 से 1918 में, ठीक है। तो इस तरह से गांधी जी जो थे उन्होंने सरकार को पूर्ण सहयोग दिया, और क्योंकि वे क्या मानकर चल रहे थे, वो ये मानकर चल रहे थे कि ब्रिटिश सरकार युद्ध की समाप्ति पर भारतीयों को सहयोग के बदले में स्वराज दे देगी, और गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित भी कर दिया था। तो इस तरह से उनके इन प्रयत्नों के कारण ब्रिटिश सरकार ने 9 जनवरी 1915 को गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि भी प्रदान की थी, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को ही किसकी, केसर-ए-हिंद की उपाधि जो थी मिली थी। तो इस तरह से महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण जो दिया था फरवरी 1916 में वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था, ठीक है। और महात्मा गांधी ने सबसे पहले 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भी भाग लिया था। तो इस अधिवेशन में ही गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का प्रस्ताव भी पारित हुआ था। तो भारत में 1917 से 1918 के बीच गांधी जी ने 3 संघर्षों का नेतृत्व किया था। कौन से 3 संघर्ष थे? पहला तो चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण के किसानों को तीन कठिया पद्धति के अंतर्गत जमीन के कितना 3/20 भाग पर नील की खेती, ठीक है। 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी और यूरोपियों द्वारा तय किए गए मूल्य पर उसको बेचना भी पड़ता था। तो गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण में हस्तक्षेप किया और उनके सत्याग्रह के आधार पर किसानों की परेशानियां भी कम हुई थी। जैसे कि चंपारण में गांधी जी के सहयोगी कौन कौन थे, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, नरसिंह पारिक, महादेव देसाई, मजहरुल हक आदि जो थे सहयोगी थे, ठीक है। तो इस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह जो था इसका सफल नेतृत्व करने के लिए या इसके जो नेतृत्व करने के कारण गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो संघर्ष था, पहला तो मैंने आपको बता दिया चंपारण सत्याग्रह, दूसरा अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, मिल मजदूर हड़ताल 1918। तो मिल मजदूरों को मिल मालिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। गांधी जी के अनशन प्रथम बार भूख हड़ताल जो की थी के बाद मिल मालिकों ने कितना बोनस देना स्वीकार किया था? 35% बोनस देना स्वीकार किया था। और तीसरा संघर्ष जो था वो था
खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918 गुजरात के खेड़ा जिले के किसान फसल नष्ट हो जाने के कारण लगान को स्थगित करना चाहते थे, लेकिन सरकार इसके लिए क्या नहीं थी, तैयार नहीं थी। तो गांधी जी विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक के साथ खेड़ा पहुंचे और किसानों का समर्थन किया, जिसके कारण सरकार को झुकना पड़ा था। तो इस तरह से उन्होंने नवजीवन गुजराती और यंग इंडिया अंग्रेजी का संपादन किया। यंग इंडिया अंग्रेजी में अनुवाद किया, ठीक है। और उन्होंने हरिजन पत्र का प्रकाशन, हरिजन पत्र का प्रकाशन 1933 में शुरू किया था, ठीक है। और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ गांधी जी की आत्मकथा है, ठीक है। और गांधी जी का सर्वप्रिय भजन वैष्णव जन को तैनु कहिए की रचना नरसिंह मेहता ने की थी, ठीक है। और भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ठीक है। मतलब 1934 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने। राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा। तो इस तरह से गांधी जी की जो हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 वो दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना सभा में जाते हुए नाथूराम गोडसे ने की थी। और नेक्स्ट आएगा, ये तो मैंने आपको बताया 1917 से 18 के बीच जो था। इसके बाद नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए रॉलेट एक्ट समिति के सुझावों पर रॉलेट एक्ट या अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशन या रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 को केंद्रीय विधान परिषद द्वारा 18 मार्च 1919 में पारित किया गया। विधान परिषद द्वारा 18 मार्च 1919 को पारित किया गया, ठीक है। और इस अधिनियम में अपराधों के लिए न्याय प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों से युक्त एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान रखा गया और इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती थी। और इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत अमान्य साक्ष्य को भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता था। इसके अलावा प्रांतीय सरकारों को भी किसी भी स्थान की तलाशी लेने और बिना वारंट के किसी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने के संबंध में व्यापक अधिकार प्रदान किए गए थे। यह जनता की सामान्य स्वतंत्रता पर प्रत्यक्ष कुठारघात था, जो रॉलेट एक्ट था, ठीक है। तो इस एक्ट को क्या कहा गया? इस एक्ट को कहा गया बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून भी कहा गया और इसे काला अधिनियम और आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो गांधी जी का अब तक भारतीय राजनीति में प्रवेश हो चुका था और उन्होंने एक एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया और दिल्ली में इस आंदोलन की बागडोर जो थी स्वामी श्रद्धानंद ने
जो थी संभाली थी। और दिल्ली में भीड़ पर चलाई गई गोलियों से हजारों आंदोलनकारी भी मारे गए थे। बम्बई, अहमदाबाद, लाहौर में हिंसा जो थी फैलने लगी और स्वामी श्रद्धानंद और डॉक्टर सत्यापाल के नियंत्रण पर गांधी जी पंजाब की ओर चले, लेकिन मार्ग में ही उन्हें पलवल हरियाणा में गिरफ्तार करके बंबई भेज दिया गया था। तो ये था रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। तो रॉलेट एक्ट विरोधी आंदोलन पंजाब में विशेष रूप से अधिक प्रबल था और इन दिनों में पंजाब युद्धकालीन मंदी के दुष्प्रभावों, सेना में जबरन भर्ती और क्रांतिकारियों के प्रभाव से आक्रांत था। और इस आंदोलन के कारण पंजाब के बहुत सारे ऐसे भाग थे जिनमें हड़तालें हुई और हिंसा की घटनाएं भी घटित हुई। और इस दौरान सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता कौन, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यापाल को गिरफ्तार किया। ठीक है, और इनकी गिरफ्तारी का आदेश पंजाब प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने ही दिया था। और इसी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित की गई थी, जिस पर शहर के प्रशासन सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रेनिगेल्ड आर डायर ने गोली चलवा दी और वहां पे बहुत सारे यानी सैकड़ों लोग जो थे मारे गए थे। तो जैसे कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो जलियांवाला बाग एक बहुत बड़ा बाग था, मगर इससे निकलने के का केवल एक ही रास्ता था और बाकी की जो 3 ओर से जो बाग था वो घरों से या मकानों से घिरा हुआ था। तो डायर ने बाग को फौज से घिरा दिया और निकास द्वार पर एक फौजी दस्ता खड़ा कर दिया था। उसके बाद उसने अपने फौजियों को बंदूकों द्वारा अंदर घिरी भीड़ पर गोली बरसाने का हुक्म दिया और वे तब तक गोली बरसाते रहे जब तक गोलियां खत्म ना हो गई थी। तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इस तरह से यह सभा किसने बुलाई थी, तो इसमें हंसराज नामक व्यक्ति का जो है उल्लेख आता है। ठीक है, और इसके बाद भारतीय सदस्य सर शंकरन नायर ने इस हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया और रविंद्रनाथ टैगोर ने क्षुब्ध होकर अपनी सर की उपाधि भी वापस कर दी थी। और अंग्रेज सरकार ने बढ़ते जन असंतोष के कारण लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग जो था गठित किया था। तो इस आयोग ने दुर्घटना में पंजाब के गवर्नर का कोई दोष नहीं बताया। आयोग ने आर डायर पर दोषों का हल्का बोझ डालते हुए कहा कि डायर ने कर्तव्य को गलत समझते हुए जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया, लेकिन जो कुछ किया निष्ठा से किया था। ठीक है, तो उन्होंने इस तरह से जो था डायर को जो था बचाया। तो इस तरह से 13 मार्च 1940 को 13 मार्च 1940 को भारतीय क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह ने कैक्सटन हॉल लंदन में एक मीटिंग को संबोधित कर रहे माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन व उसके सहयोगी देशों तथा तुर्की के मध्य सेवर्स की संधि
सेवर्स की संधि के तहत तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए और संसार भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे, इसलिए इससे क्या हुआ, मुसलमानों को गहरा आघात पहुंचा। तो इसके बाद 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। खिलाफत दिवस जो था मनाया गया। तो इस आंदोलन में अली भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में गांधी जी को सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया और अब तक कांग्रेस ने बड़ी सावधानी से धार्मिक मामलों के स्वयं को अलग रखा था। ठीक है, तो इस तरह से ये जो था खिलाफत आंदोलन था। नेक्स्ट है कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन, सॉरी नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 असहयोग आंदोलन चलाए जाने का प्रस्ताव सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के विशेष अधिवेशन में गांधी जी द्वारा स्वयं ही पेश किया गया था। ठीक है, और इस प्रस्ताव का समर्थन मोतीलाल व अली भाइयों द्वारा, जबकि विरोध एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय और सीआर दास द्वारा किया गया था। तो इस तरह से कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया था। तो इसमें एक ऐतिहासिक अधिवेशन था, इसमें असहयोग के प्रस्ताव की पुष्टि करने के लिए कांग्रेस संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। जैसे कि कांग्रेस के जो संविधान में संशोधन किए गए, जैसे कि सदस्यता शुल्क 4 आना करना, 300 सदस्यों वाली अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन, जिला तालुका ग्राम स्तरों पर कांग्रेस समितियों का एक संस्तर बनाना, भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन करना, स्वदेशी विशेषकर हाथ की कताई और बुनाई को प्रोत्साहन देना, हिंदुओं में अस्पृश्यता निवारण और हिंदू मुस्लिम एकता का संवर्धन तथा संभव हिंदी का प्रयोग शामिल थे इसमें। ठीक है, तो ये था कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। नेक्स्ट असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था और 3 मुख्य मांगों पर बल देने के लिए शुरू किया गया था। एक तो खिलाफत का मुद्दा, पंजाब में उत्पीड़न के विरुद्ध न्याय की मांग और स्वराज की प्राप्ति। ठीक है, तो ये थे इसमें। तो इस आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, वकीलों द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार और विदेशी सामानों का बहिष्कार, और गांधी जी ने ब्रिटिश शासन द्वारा दी गई जो उपाधियां जो थी गांधी जी को मिली थी, केसर हिंद, जुलू युद्ध पदक और बोअर पदक लौटा दिए, और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि जो थी लौटा दी थी। ठीक है, तो इस तरह से 17 नवंबर 1921 को नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के बंबई आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया और जन आंदोलन जो था ये बन गया था, और पूरे देश में विदेशी वस्त्रों की बड़ी बड़ी होलियां जलाई गई और खादी स्वतंत्रता का प्रतीक बन गई थी। ठीक है,
तो इस तरह से आज की क्लास में आपने पढ़ा गांधीवादी युग में कहाँ तक कांग्रेस सॉरी असहयोग आंदोलन तक 1920 से 1922 तक। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से गांधीवादी युग के बारे में समझ आ गया होगा। तो इस तरह से अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या 8894592402 पे भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी क्लासेस अगर यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लक्ष्य अकेडमी हिमाचल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।